नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश भगत निक भगत एंड फार्म से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एट पोस्ट सांगवी तालुका फलटन एट पोस्ट सांगवी तालुका फलटन जिला सातारा इंद्रजीत सर के गोट फार्म पे है। प्योर बीटल में काम करते हैं सर। तो इसके आगे की जानकारी हम लोग इंद्रजीत सर से ही लेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर आपके फार्म्स का डिटेल दीजिए ना। मेरा फार्म एसजे गोट फार्म के नाम से है। एसजे गोट फार्म एट पोस्ट सांगवी तालुका फलटन डिस्ट्रिक्ट सातारा। सर ये अपना फार्म कितना पुराना है सर? सर मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ। प्योर बीटल में काम कर रहा हूँ मैं। हाँ। 9 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 9 साल से आप बीटल में काम कर रहे हैं। आपने इसकी शुरुआत कैसे की थी, मतलब कहाँ से लाए थे? यानी शुरुआत में 10+1 से स्टार्ट किया था मैंने। पंजाब से ही लेके आया था मैं 9 साल पहले। उसी से मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गया हूँ। अभी फार्म मेरे पास मदर स्टॉक अभी 40 से 50 मदर स्टॉक है। मतलब 10+1 से आपने स्टार्ट किया था, 10+1 से स्टार्ट पंजाब किया से था आपने डायरेक्ट यहाँ पे लाया जी। यहाँ पे महाराष्ट्र में से आपने लिया नहीं, डायरेक्ट पंजाब में कैसे चले गए सर? क्योंकि शुरुआत में पंजाब में ही स्टार्ट हुआ था। मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में मिलता नहीं था वो ब्रीड बीटल। तो मैंने डायरेक्टली पंजाब से परचेस किया था। वो एक्सपीरियंस कैसे था सर पंजाब से? एक्सपीरियंस अच्छा था। थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा थे उस टाइम। 19-20 करके थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ पे खरीदी करने, मतलब मार्केट में जाके आपने परचेस किया या किसी के फार्म पे जाके परचेस किया? उस टाइम मार्केट भी नहीं था। जंगल में घूमना पड़ता था। जंगल से एक दो बकरियां परचेस करके ऐसे मैंने लिए। कुछ फार्मर के घर पे जाके कुछ परचेस की। ज्यादा करके जंगल में बकरियां चरने के लिए जाती है वहाँ पे, तो जंगल में घूमना पड़ता है बहुत। जंगल से परचेस करना पंजाब में। और आपको कितना दिन वहाँ पे स्टे करना पड़ा ये 10+1 लाने के लिए? 10+ मैं 10 दिन रुका था। 10 दिन रुके थे। थोड़ा सा सिलेक्टिव एनिमल्स मैंने सिलेक्ट किए थे, तो थोड़ा सा परचेसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम मैंने दिया। तो 10 दिन के लिए मैं रुका था वहाँ पे। और ये आपका फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया? ट्रांसपोर्ट बाय रोडवे मैंने किया था। आप थे उसके साथ में? जी, गाड़ी के साथ में? गाड़ी के साथ ही मैं आया था। पंजाब से यहाँ पे कितना दिन लगा सर आने के लिए? 3 दिन। 3 दिन लगा जी, 3 दिन। सिर्फ दिन में, रात में चलाते थे? रात में चलाते थे। दिन में हम बकरियां अनलोड करते थे। खुले छोड़ते थे चरने के लिए, थोड़ा सा ग्रेजिंग के लिए। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है तो भी चलता है, लेकिन बकरियां स्ट्रेस में नहीं आती। स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। स्ट्रेस में ज्यादा नहीं आते एनिमल, तो इसलिए थोड़ा सा रुक के हम आते थे। और नाइट में ट्रैवलिंग ज्यादा करते थे। दिन में धूप रहती है तो थोड़ा सा बकरियों को भी तकलीफ होती है, तो ज्यादा करके नाइट में हम ट्रैवलिंग करते थे। 9 साल पहले आपने स्टार्ट किया था, 10+1 से स्टार्ट किया था। तो ये आपके 9 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसे, मतलब बीटल में सेल्स के लिए कोई तकलीफ आ रही है या उसका किड्स का मॉर्टिलिटी या ऐसा कोई तकलीफ आती है क्या? नहीं आती है। पहले तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपका वैक्सीनेशन है वो टाइम पे होना चाहिए। जो रेनी सीजन है उससे पहले जो आपका वैक्सीन शेड्यूल रहता है वो आपको कंप्लीट करना ही चाहिए। वो टाइम पे होना चाहिए रेनी सीजन। उसके बाद जो विंटर का रहता है वैक्सीन, वो भी आप टाइम पे किया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मोर्टिलिटी 0 रहती है। टोटल आपके मैनेजमेंट पे ऊपर डिपेंड है। कैसे आपका सुबह से शाम या पूरे ईयरली आपका मैनेजमेंट कैसा रहता है। ऑल ओवर मैनेजमेंट में 5 पॉइंट है। आपका खुद का इन्वॉल्व होना चाहिए। फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगा सर, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए बकरियों में, तो ये आप बकरी पालन कीजिए। मैं एक सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि किसी का देख के नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो बंदा कर रहा है 100 बकरियां 50 बकरियां, तो आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक लगता है क्योंकि उसने 50 बकरियां की है, उसका भी अच्छा चल रहा है। मैं भी इनकम भी देख के कुछ बंदे
पहले बोलते हैं कि मैं भी स्टार्ट करूं, तो एक होना चाहिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही स्टार्ट कीजिए। सेकंड पॉइंट है आपका ऑब्जर्वेशन शार्प होना चाहिए उसमें। जो बकरियां सुबह कैसी दिखती है, दोपहर में और शाम में कैसे बकरी है, आपको कुछ चेंजेस लगते हैं या साइड में बकरियां जाके खड़ी रह रही है, तो उसका पहले टेम्परेचर चेक करना, उसके बाद जो आपके ट्रीटमेंट रहेगी वो करना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपके फार्म में, आपका खुद का सुबह से शाम तक आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तो ही मैनेजमेंट अच्छा रहता है फीमेल्स का या बच्चों का। कुछ बच्चे दूध पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, तो आप खुद इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगा मेडिकल का बोलूँगा, मेडिकल आपको आना ही चाहिए। मतलब मैं बोलूँगा बेसिक तो आना चाहिए पूरा। मैं नहीं कहूँगा कि पूरा आपको मेडिकल आना चाहिए, जो बेसिक है वो तो आपको आना चाहिए, और उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो वैक्सीन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं है, कब कौन से देने हैं, कितने मात्रा में देने हैं, तो वो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या कैसे देते हैं। और मैनेजमेंट में भी आपका जो डेली रूटीन है सुबह से शाम तक वो भी। और फोर्थ पॉइंट मैं बोलूँगा मैनेजमेंट पॉइंट है मेरा, फोर्थ पॉइंट। तो मैनेजमेंट में आपका मैनेजमेंट में ऑल ओवर आता है कि फर्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट में सब पॉइंट्स आते हैं, उसमें मैं बोलूँगा आपका चारा रहेगा। चारा मतलब उसमें हरा चारा, सूखा चारा, सुबह कौन सा डालना है, शाम को, दोपहर में, जो वो भी है मैनेजमेंट है। उसमें आपका खुराक बोलेंगे हम, वो भी आपका मैनेजमेंट में आता है। पानी का मैनेजमेंट, उसमें आपका शेड का भी मैनेजमेंट आता है। उसमें छोटे बच्चे, क्लीनिंग, उसमें प्रेग्नेंट फीमेल साइड में रखना, खाली फीमेल साइड में रखना, जो ब्रीडर है आपके सुबह शाम फीमेल्स में छोड़ना, बाकी टाइम साइड में रखना उनको, छोटे किड्स साइड में रखना। तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट होने चाहिए। तो आपको कौन से फीमेल को क्या चारा, क्या टॉनिक, क्या आपको देना है, वो उस फीमेल को मिल जाता है। नहीं तो आप मिक्सअप में रखोगे तो कौन से फीमेल को कौन सा क्या चारा देना है, क्या नहीं, किस फीमेल के हेल्प पे काम आपको करना है, तो आपको इजीली हो जाता है। तो इसलिए आपका कंपार्टमेंट अलग अलग होना चाहिए। अलग रहना चाहिए। और पांचवा पॉइंट मैं बोलूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप गुड फार्मिंग करोगे, सब करोगे, बच्चे भी आप लेंगे फीमेल से, लेकिन आपको सेल भी होना चाहिए, वो भी। ये पांचवा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बंदों का यही पे प्रॉब्लम आ जाता है कि सर मैं प्रोडक्शन तो ले रहा हूँ, बच्चे ले रहा हूँ फीमेल से, लेकिन सेल कहाँ करूँ, सेल नहीं हो रही है, सेल कहाँ करूँ। तो ये पांचवा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इंस्टा है, फेसबुक है, आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो तो वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल कुछ चैनल्स है, वहाँ पे आप आपका फार्म के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ चैनल्स है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और सेल का आना ही चाहिए, थोड़ी सी आपको जानकारी भी रहनी चाहिए कि कहाँ सेल करना चाहिए, कहाँ नहीं, कहाँ पे आपको प्राइस मिलनी चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी रहे तो आपको कस्टमर आपके फार्म पे आ जाते हैं। आपकी क्वालिटी वैसी मेंटेन होनी चाहिए, वैसी क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, तो आपके पास खुद कस्टमर चल के आते हैं। तो ये पूरे 5 पॉइंट है। मैं बोलूँगा सर, गोट फार्मिंग में ये 5 पॉइंट आपके परफेक्ट है तो कभी भी आपका गोट फार्म बंद नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूअसली आपका फार्म सालों ना साल चलता रहेगा। तो ये 5 पॉइंट्स है, वो आपको आने चाहिए। तो ये मेरा कहना है। इंद्रजीत सर ने अभी ये जो 5 पॉइंट्स बताई, ये इनका 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है टोटल गोट फार्मिंग में। जो कुछ उनको उसमें से एक्सपीरियंस आया वो उन्होंने आज शेयर किया। ये 5 पॉइंट मुझे भी बहुत दिनों के बाद मेरा भी ये हो गया कि इतना सारा चीज़ है गोट फार्मिंग में कि हम लोग किसी का यूट्यूब चैनल पे उसका ये देखते हैं, वीडियो
देखते हैं कि उसने इतने कम साल में इतना कमाया, और वो देख के हम लोग फार्म स्टार्ट करते हैं। फार्म स्टार्ट करने के बाद पता चलता है कि फार्म तो एनिमल्स में लेके आया, पर एनिमल्स के लिए चारा लगाना ये बहुत पहले लगाना चाहिए, वो मुझे पता नहीं। बच्चे आ गए, पर बच्चों को दूध कितनी बार पिलाना है दिन में, उनका बेसिक मेडिसिन क्या देना है उनको, अगर वो सब मुझे पहले से पता नहीं, किसी का वीडियो देख के अगर मैं गोट फार्म स्टार्ट करूँ तो स्टार्टिंग में ही हम लोग को इतना लॉस हो जाता है कि पहले 1-1.5 साल में ही बहुत से गोट फार्म्स हम लोग ने बंद होते हुए भी देखे हैं। कि स्टार्ट तो कर लिया किसी का देख के, पर उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं था, इसीलिए वो बंद भी होते गए उतने फास्ट। इसीलिए थोड़ा गोट फार्म स्टार्ट करने के पहले कुछ आपके आसपास आपके एरिया में जो कुछ अच्छे फार्म्स रहेंगे तो उस पर एक बार विजिट करो, उनका मैनेजमेंट क्या है वो देखो, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें कैसे उन्होंने फार्म पे रखे हैं। फार्म पे जो फीडर रखे जाते हैं जिसमें हम लोग चारा डालते हैं, या फार्म पे शेड कितना है, खुली जगह कितनी रखी गई है, फार्म क्लीनिंग करने के लिए भी उनका कुछ टेक्निक्स रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग फार्म स्टार्ट करने के पहले सीख लेंगे तो हमारा फार्म भी ज़्यादा दिन चलेगा और हम लोग भी उसमें से अच्छा कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। सर, गोट फार्मिंग में हम लोग आगे बात करेंगे। आपने जो बीटल की ब्रीड जो चुनी है, पंजाब से आप लेके आए जी, तो महाराष्ट्र में बीटल सेट होने के लिए आपको कोई तकलीफ? सेट करने के लिए कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा जब आप लेंदी ट्रैवलिंग करके आप एनिमल्स ला रहे तो हरा चारा कम दीजिए, ज़्यादा करके आप ड्राई सूखा चारा जो रहता है उस पे आप काम कीजिए, तो सेट होने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम बोलेंगे सूखा चारा में बहुत भूसे है, चना भूसा है, तूर भूसा है, और भी जिस एरिया में अलग अलग है अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से आप दे सकते हैं। ये मैनेजमेंट के हिसाब से अभी आपका 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपने टोटल एनिमल्स पे कितना खर्चा किया है और शेड पे कितना खर्चा किया है सर? उस साल मैंने सर शेड पे 1-2.5 लाख खर्चा किया था शेड पे स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं फार्म में। अदरवाइज 9 साल से मेरा फार्म वैसे कि वैसा ही है। कुछ ज़्यादा खर्चा मैंने फार्म पे नहीं किया, ज़्यादा खर्चा तो मेरा रहता है, लेकिन एनिमल सिलेक्ट करते टाइम मेरा 2 पैसा जाना चाहिए, लेकिन उस क्वालिटी का, उस अच्छे क्वालिटी का एनिमल खरीदना चाहिए। सर, पर बहुत जन बोलते हैं कि शेड पे ज़्यादा खर्चा मत करो, एनिमल्स खरीदी करने पे ज़्यादा ध्यान दो, पर वो इतने महंगे एनिमल्स हम लोग अगर लेके आएंगे तो उनको रखने के लिए भी वो क्वालिटी का शेड रहना चाहिए ना। वैसा कुछ नहीं है, मैं बोलूँगा सीधा आपका सीधा सिंपल फार्म रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो फ्लोरिंग है, जो आपके बकरियां बैठने वाली है या घूमने वाली है, वहाँ का एरिया अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सरफेस जो है सरफेस है वो अच्छा होना चाहिए, जम्स नहीं होने चाहिए फ्लोर पे, क्लीनिंग होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए टाइम टू टाइम, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलूँगा सर, एक्चुअली क्या है, बहुत बंदे हैं कि फार्म पे बनाने के लिए बहुत खर्चा करते हैं और बकरियों पे कम खर्चा करते हैं। सिलेक्टिंग टाइम जो रहता है उनका, जो जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा 19-20 करते हैं। हाँ। लेकिन मैं बोलूँगा जब अच्छे क्वालिटी का एनिमल है तो 2 पैसा ज़्यादा दे के आप कहीं पे खरीदे कर रहे हो तो 2 पैसा दे के उस एनिमल को खरीदिए, मैं ऐसा बोलूँगा। फार्म पे आपके रिक्वायरमेंट जितनी है उतने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपका प्रॉफिट आ रहा है, जब स्टार्ट हो रहा है, या आपको लगता है कि मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, तो आप ऑप्शन या थिंक कर सकते हैं उस बारे में, चेंजेस करने के। तो मैं आपको बोलूँगा सर, 9 साल से मेरा फार्म वैसा कि वैसा है, थोड़े से जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे मैं चेंज किया। अदरवाइज मैंने
फार्म पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, सिंपल फार्म है मेरा। और कितने कंपार्टमेंट्स है सर टोटल? टोटल 5 कंपार्टमेंट्स है। 5 कंपार्टमेंट्स। छोटे बच्चे के डिजाइन लिए कैसे किया आपने वैसा? हाँ, डिजाइन सर मैंने खुद मतलब बाहर से कुछ आइडिया नहीं लिया, मतलब किसी से सजेशन लिया नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरा क्या रहता है, जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं ज्यादा करके फार्म पे विजिट करता हूँ। जब छोटी छोटी चीजें जो रहती है, मतलब आप 10 फार्म पे गए तो 10 आइडिया आपको मिल जाती है, कि एक पॉइंट भी मिल जाता है आपको फार्म पे तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके फार्म में। तो एक रहता है कि मैं बोलूँगा फार्मर्स को, या जो फार्म वाले है, किसान है, जैसे भी कोई मेरे भाई है, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप ज़्यादा करके जब आपको टाइम मिलता है ज़्यादा करके आप फार्म पे विजिट करो, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। अभी सर हमारे फार्म पे टोटल 40+ एनिमल्स है जी। तो इसमें कुछ सेल्स के लिए है क्या एनिमल्स? अभी फिलहाल सर है फॉर सेल के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स है अवेलेबल फॉर सेल। फार्म पे अभी फीमेल्स है फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। फीमेल्स सेल के लिए अवेलेबल है। कुछ किड्स अवेलेबल है सर सेल के लिए? किड्स में अभी मेल्स भी अवेलेबल है हमारे पास, फ्रॉम छोटे बच्चों से बड़े तक मेल्स अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। आपको छोटे बच्चे चाहिए तो छोटे बच्चे 1 साल के रेंज में आपको मेल्स चाहिए। ये जो हम लोग वीडियो में अभी देख रहे हैं ये एनिमल्स अभी सर के पास सेल के लिए अवेलेबल है। और दूसरी चीज, ये आप केजी पे सेल करते हैं या नग पे सेल करते हैं सर? मैं सर टोटली नग पे टोटल सेल करता हूँ। टोटल के हिसाब से आप छोटा बच्चा ले या बड़ा, या बड़ी फीमेल या छोटी फीमेल लो, नग पे सेल करते हैं। ओके। ये अगर हम लोग किसी को भाई को यहाँ पे आना है परचेस करने के लिए तो आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए और यहाँ का एड्रेस एक बार वापस बता दीजिए सर। मेरा मोबाइल नंबर है 7447259249। फार्म का एड्रेस है एट पोस्ट सांगवी, तालुका फलटन, डिस्ट्रिक्ट सातारा। अगर आपको लोकेशन चाहिए तो गूगल पे आपको SJ गोट फार्म से आपको लोकेशन मिल जाएगा। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7447259249। अगर आपको लोकेशन चाहिए तो गूगल पे आप SJ गोट फार्म सर्च कीजिए, आपको लोकेशन मिल जाएगा। ओके।